मैं शहनाज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेटर पर। आज कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैंने अभी तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाला है, लेकिन एक बात सच है कि मैंने 2 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, उसमें बहुत ही कम नंबर से मैं रह गई कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो दोस्तों, ये बात बताने के पीछे का मकसद यही है कि आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाए, अपनी सिचुएशन को मेरे साथ जोड़कर समझ सके कि एक स्टूडेंट कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है अपनी स्टडीज के दौरान, खासकर अगर वो साथ में वर्किंग हो। ठीक है, तो मैं भी एक वर्किंग हूँ और मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चों को कोचिंग देती हूँ 12th तक के बच्चों को, और उस दौरान मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और मतलब मैंने अभी तक अपना सपना भी बरकरार रखा हुआ है। तो मैं दोस्तों अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आइए, मुझसे जुड़िए और मुझे अपना एक दोस्त समझिए और साथ में मिलकर हम इस तैयारी को पूरा करते हैं। क्योंकि जब हम साथ में तैयारी करेंगे तो आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू भी मेरी हेल्प कर पाएंगे और मैं भी यहाँ पर आकर के बहुत लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने एक और तरीका निकाला है कि मैं टेलीग्राम पर भी अपना आईडी बनाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एक टाइम निकाल करके हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें मतलब ज्यादा टाइम देना चाहिए, किसे पहले पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी तैयारी कर रहा है और उसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और खासकर अगर कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ पर हेल्प होने वाली है, क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा मिलता हुआ है यूजीसी नेट से। पीएसआईआर जिसका सिलेबस होगा वो जानता होगा कि यूजीसी नेट और पीएसआईआर लगभग लगभग कवर ही करते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे मैं कोई और वीडियो डालूं तो उससे आपकी हेल्प हो सके। अब यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जब मैं तैयारी कर रही थी और मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किस किताब से तैयारी करूं। तो जैसे कि मैंने आप सभी जानते होंगे लक्ष्मीकांत ये यूपीएससी के दौरान खरीदी थी और मैंने इसे पढ़ा है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो प्लीज अगर आपको हो सके तो ये वाली किताब ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है, आप इसे भी ले सकते हैं। और अगर आप रिवीजन के पर्पज से, जो बच्चे जून की तैयारी कर मतलब जून में पेपर देने जा रहे हैं, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की अच्छी बुक है यूजीसी नेट की, अगर आप इससे मतलब रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने लास्ट टाइम इसी से करा था और लगभग लगभग मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, यही से ही मतलब क्वेश्चंस आते हैं। और ये कोई भी, मैं दोबारा बोलूंगी कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ दोस्तों। और साथ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अरिहंत की ये वाली बुक होगी, तो मतलब आप ये सोच रहे होंगे मैंने लगभग बहुत सारी किताबें खरीदी। देखिए मेरे पास ये भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये किताब भी मैंने खरीदी थी और साथ में मैंने ये वाली किताब भी खरीदी थी। तो एक स्टूडेंट की तरह मेरा भी माइंड मतलब होता है ना कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं, तो इसी तरीके से मैंने भी बहुत किताबें खरीदी थी। बट बाद में मुझे जाके समझ आया कि ज्यादा किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता है, एक ही किताब को बार बार रिवाइज करने से चीजें ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास किताब है तो इसका एक और फायदा है, जैसे आप एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पूरा डिटेल्ड में पढ़िए, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर एक फायदा और है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर किसी को डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट पता होगा तो 4 ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन को लगभग लगभग निकाल ही सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। और ये चीज एकदम से तो नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के थ्रू होगी। अब जैसे मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम दूंगी, जून में मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तो मैं दिसंबर में दूंगी। हो सकता है आप लोग भी दिसंबर में ही एग्जाम दे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूजीसी नेट का एग्जाम जून में देने जा रहे होंगे, तो वो भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस और ये प्लेटफॉर्म बहुत सही है हम जैसे लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। हम अपने एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आप कमेंट के थ्रू और मैं यहाँ पर आकर के आप मुझे बताएं कि मैं कौन से टॉपिक्स को पढ़ाऊं। सबके अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस होते हैं
और प्लीज अगर हो सके जब मैं टेलीग्राम पर बनाऊंगी चैनल, तो आप वहां पर भी आकर अपनी स्टोरीज मुझे जरूर बताइएगा कि किन कंडीशंस में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जब हम कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो हम अगर कोई ऐसी स्टोरी हमें पता होती है कि बंदा कितनी मुश्किलों से पढ़ाई कर पा रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और मैं आप लोगों की स्टोरीज जरूर यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं दिल से सलाम करती हूँ उन सभी हिम्मत को जो एक बार हारने के बाद, दूसरी बार हारने के बाद कोशिश करना नहीं छोड़ते। क्योंकि स्टार्ट तो हर कोई करता है, लेकिन रीस्टार्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो दोस्तों एक बात और मैं कहूंगी कि एक सेकेंड, बुक, यस, जैसे कि 11th क्लास की ये वाली बुक है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और 12th क्लास की बुक, और हिस्ट्री की जो 12th क्लास की बुक है जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है। तो किसी भी बड़ी बुक को छूने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप पहले इन किताबों को पढ़ें। जैसे यूजीसी नेट का जो यूनिट 8 है वो इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन को पढ़ने से पहले, बड़ी किताबों से पढ़ने से पहले आप एक बार इन किताबों से पढ़ें। इससे फायदा ये होगा कि ये किताबें एक तो गवर्नमेंट की किताबें हैं, ये सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब लिखी जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो आप इन किताबों से जरूर पढ़ना। अब जैसे कि आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि मैं किस तरीके से तैयारी करने की बात कर रही हूँ। अब जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूशन आप भी जानते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ, कि उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। तो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी किताब से पढ़ने से पहले हम इस किताब में आकर के देखें कि ये क्या कहता है। और मुश्किल से मानिए आधा घंटा, आप सिर्फ आधा घंटा दीजिए इन किताबों को, उसके बाद आप 2 घंटा 1 घंटा बड़ी किताबों से जाकर के पढ़िए। डेफिनेटली आपको ना एक इंटरेस्ट तो बनेगा ही, और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ किसी ने बताया था और सही बताया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और आप कमेंट के थ्रू मेरे को प्लीज जरूर बताना कि मैं ये जो सोच रही हूँ ये मैंने सही सोचा है या नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है अगर आप मुझे आइडिया दें तो मैं अपने काम को और अच्छे से कर सकती हूँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। मैं बुक ले रखी है मैंने, अगर आपके पास हो तो प्लीज आप भी ले लेना। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक सेट है लॉ का। ये क्या है? कानून इनके अंदर होते हैं, एक दस्तावेज का पूरा इकट्ठा कर दिया जाए तो वही जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रीजन क्या है? इतनी ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे होंगे, अलग अलग जाति के लोग होंगे, तो इतना वर्सटाइल है अपना इंडिया कि छोटा कॉन्स्टिट्यूशन तो चला ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है अगर बात आएगी सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो अपने इंडिया का है, और अगर बात आएगी सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो अमेरिका का है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी आज मैं सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले पाऊंगी, बहुत कम मतलब बहुत कम भी नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, बट मैं एक ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से कह रही हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, बट याद रखिएगा आप मुझे कमेंट करिएगा, और मैं खुद भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को अच्छे, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, क्या पता कोई जानकार भी वीडियो देख रहा हो तो उसे ये बात पता होगी कि मैं झूठ नहीं कह रही। मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मुझे लगता है बेशक से कामयाबी कुछ दिन बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। मतलब मेहनत इतनी ज्यादा करो कि ऊपर वाला खुद तैयार इसको दे दे कामयाबी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। Why do we need a constitution? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट है जिसके अंदर कानून है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसी कंट्री को चलाया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? इसकी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत पड़ गई कि मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद जो अंग्रेज हम पे नियम कानून ला रहे थे, बना रहे थे, उन्होंने भी नियम कानून बनाया, तो एक नियम खत्म होने के साथ क्या जरूरत पड़ी कि हम दोबारा से नियम बनाने लग गए? तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
हम सबके लिए एक वरदान है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। इसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो शायद सब लोगों का साथ में रहना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और लोगों को एश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल में बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। यहाँ पे मैं स्कूल का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर बच्चों को अलाउड कर दिया जाए कि तुम अपने घर की ड्रेसेस में आना, तो स्कूल में एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसके बेस पे? कि तुम ज्यादा अमीर हो, हम गरीब है, इस बेस पे। लेकिन स्कूल क्या कहता है कि अगर आपको स्कूल आना है तो एक कंडीशन है, आपको बच्चों को घर की ड्रेस में नहीं, आपको स्कूल की यूनिफॉर्म में भेजना पड़ेगा। तो मतलब सभी को एक पहचान देने का काम करा है यहाँ पे स्कूल वालों ने। ठीक इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर आपको देश में रहना है, अगर आपको इस देश का नागरिक कहलाना है, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल बढ़ाने का काम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। शायद यही एक रीजन है कि भारत इतना वर्सिटाइल होने के बाद भी इतने सालों से साथ में आके रह रहा है। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules। इसका जो पहला काम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है सेट बेसिक रूल्स का, अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। हमें ऐसे रूल्स बना के देता है कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी एक को नहीं, सभी को मानना है। क्योंकि जब सब मानेंगे तभी वो एक सोसाइटी का हिस्सा बन के रह सकते हैं, एक साथ बन के रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार है, वो अपनी सरकार चुन सकता है। बस उसका जो बेस है वो क्या रखा है हमने, कि वो इंडियन होना चाहिए और वो 18 साल का होना चाहिए। तो इसी बेस को ध्यान में रख के आप देखिए, चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी दिखता हो, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उन सबको अधिकार मिला हुआ है कि वो वोट दे सकते हैं। तो संविधान का सबसे पहला काम यही है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। उसके बाद अगर दूसरे काम की बात करी जाए, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। उसके बाद दूसरा काम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये बताना कि किसके हाथ में ताकत है डिसीजन लेने की। देखिए कितना बड़ा देश है और हर कोई अपने आप में जो है अपनी बात को ज्यादा बड़ा रखता है, अपने आप को सब बुद्धिमान मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुश्किल हो जाता है ये मतलब ये बात लागू करवाना देश में कि हम किसी एक की बात मानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हम किसकी बात मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसे हम चुनेंगे हम उसी की बात मानेंगे, और हम जिसे भी चुनते हैं याद रखिएगा सिर्फ 5 सालों के लिए चुनते हैं, और अगर उस व्यक्ति का काम अच्छा नहीं हुआ तो ये भी अधिकार हमें ही कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम उस व्यक्ति को हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर है कि हम किसी को भी बना सकते हैं और किसी को भी मिटा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड काम है, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज इट्स सिटीजन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कहता है कि किसके हाथ में शक्तियां होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अब दूसरी तरफ ही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि जिसके हाथ में शक्तियां हैं उसको भी हम लिमिट्स देते हैं कि वो एक लिमिट को पार करके उससे आगे जाके अपने नियम और कानून को लोगों पर नहीं थोप सकता। ठीक है, कोई भी लीडर जिसे हमने ही बेशक से चुना है, मतलब हमने ही जिसे चुना है, उसके पास भी इतना अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता कि वो अपनी सीमाओं को लांघ करके हमारे ऊपर अपने नियम और कानूनों को इम्पोज कर सके, उसको थोप सके। तो दोस्तों एक बात तो दिल से मानिए कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही नहीं, इक्वालिटी को भी बनाने के लिए जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जो फोर्थ काम है, जो चौथा काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि हमें लोगों मतलब गवर्नमेंट को एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है किसकी? सोसाइटी की। क्योंकि देखिए हमने वोट दिया किसी एक इंसान को,
तो हमने वोट देके उसे वहां पे बिठाया है, तो उसका काम क्या है, ये एश्योर कराना कि जिन लोगों ने उसे वोट दिया है उनकी लाइफ को इजी बनाना, मतलब अच्छे स्कूल्स बनवाना, अच्छी सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोजगार को लाना। तो जिसे हमने चुना है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सोसाइटी को वेल डेवलप्ड करना। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ये गवर्नमेंट का ही काम है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको उसकी कंडीशन को अच्छा करना। उसके बाद साथ में अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बताया गया है कि सरकार का काम क्या है, उसे बनाता कौन है। लेकिन देखिए एक देश को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं होता है, उसमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी भी कुछ ड्यूटीज है दोस्तों। तो इसीलिए संविधान जो है हमारे हमारे संविधान ये भी कहता है कि हमारी जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। देखिए सिर्फ सरकार को चुन लेने भर से हमारी ड्यूटी जो है पूरी नहीं होती है, समय समय पे हमें ये भी देखते रहना है कि जिस सरकार को हमने चुना है क्या वो सच में सही काम कर रही है देश के लिए, क्या वो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे लोगों को जॉब दिलाने के लिए कुछ कर रही है, क्या देश के अंदर शिक्षा शिक्षा मतलब आसानी से लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, क्या देश में कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं पर इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें भी हमें ही देखनी है, क्योंकि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तो हमें ही अधिकार है कि हम सरकार को दोबारा से लाएंगे उसी सरकार को, या फिर हम नहीं लाएंगे। तो दोस्तों एक देश को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ हम जैसे नागरिकों का भी अधिकार है कि हम अपना योगदान देते रहें। उसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है लोगों की, एक देश में रहने वाले लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ही जाते हैं। जैसे कि एक महान पर्सनैलिटी थे, आप लोग मुझे नाम कमेंट में बताइएगा, उनका कहना था कि अगर किसी देश के बारे में जानना हो तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, आपको उस देश की सारी बातें समझ आ जाएंगी कि देश में असल में उस देश को चलाने का तरीका क्या है, और ये बात हकीकत है। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है, क्योंकि उसके अंदर ही हमें हमें कुछ राइट्स मिले होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती है, और साथ में जो सरकार का काम है वो किस तरीके से, कितना उनको अधिकार है, ये सारी बातें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। उसके बाद देखिए द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। In most countries, constitution is a compact document that comprise a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should be follow। देखिए जो बहुत सारी कंट्रीज में, हम इंडिया में भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स जिसके अंदर होते हैं, एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि किस तरीके से उस कंट्री को चलाया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी तक हमें यही हर जगह यही मिला है देखने को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ लॉ। उसके बाद हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। जैसे इंडिया की बात करें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, तो वो क्या सच में इफेक्टिव है। अब बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, तो हाँ वोट देने जाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट नहीं देते हैं, तो दोस्तों प्लीज वोट दीजिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वहां की जनता कितना ज्यादा एजुकेटेड है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होती है वो बहुत ही टफ होती है, और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कि ये एक नकारात्मक पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो जितना लोग एजुकेटेड होंगे और जितना कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे उतना ही वो क्या होएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। नहीं तो आपको पता है अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है और उसको बेसिक चीजें नहीं पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की, तो वो कहीं पे भी आराम से पागल बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर तो मैं यही कहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है ये डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको समझ पाते हैं, और समझने के लिए एजुकेशन और एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मोड ऑफ
मोड ऑफ प्रोमोलिगेशन, प्रोमोलिगेशन मतलब प्रचलन में कैसे आया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रचलन में एकदम से नहीं आ गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आजादी के बाद ही आया, 1949 से ही ये क्या बोलते हैं लागू हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तो हम लोग अंग्रेजों के अंडर में आते थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से प्रचलन में नहीं आया, धीरे धीरे इसको बनाया गया और धीरे धीरे ही लोगों को समझ आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंस है। और हम इंडियंस हैं इसलिए हम वैल्यू जानते हैं, और साथ ही इंडियंस के साथ साथ जो अफ्रीकन है उनको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि इंडियन और अफ्रीकन हम दोनों कंट्रीज ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्ची में कुछ तय किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आप इसको चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो इस कॉलम में आकर के आप देखेंगे, ठीक है। तो आप जानेंगे कि अफ्रीका और क्या बोलते हैं इंडिया, ये दोनों ही ऐसे देश रह चुके हैं जिन्होंने एक बड़ी वैल्यू पे करी है, ठीक। उसके बाद बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब जिस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूशन मतलब इसमें बैलेंसिंग करी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा बात करें जुडिशरी की, उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात करें और एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों को अलग अलग रखा गया हुआ है। जैसे आप जानते ही होंगे कि जो जुडिशरी है उसका काम क्या है, उसका काम है जस्टिस दिलाने का, और जुडिशरी हमारी बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसके बाद हम बात करें एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो भी रूल बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का, और जो लेजिस्लेटिव है उसका काम क्या है, उसका काम है कानून को बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो जगह है जहां पर इन तीनों की पावर्स को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की, कहने को एक छोटी सी किताब है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अभी, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी शुरुआती दौर में मतलब तैयारी कर रहा हो या फिर अभी बिल्कुल ही फ्रेश हो, तो दोस्तों प्लीज आप इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और इसके बाद मैं ये नहीं कहती कि इसके बाद हम कुछ और नहीं करेंगे, हम इसी टॉपिक को, आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, इसी टॉपिक को हम अब जो एडवांस बुक्स हैं उसमें से भी करेंगे। तो एक तरीके से बैलेंस्ड बनाने का काम भी किसका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने इसको बनाया है, तो इधर लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग जानते होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और एक बात और दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जितने भी लोग थे उनका इलेक्शन करवाया